विवेक शांडिल्य। आम लोगों के लिए आज बड़ी राहत की खबर आई। अभी तक लोग इनकम टैक्स के फेर में फंसे रहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर इन सभी झंझटों से मुक्ति दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि इसमें 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स कानून को आसान बनाया गया है, ताकि आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सके। अब सवाल यह आता है कि न्यू इनकम टैक्स बिल क्यों जरूरी है और इससे देश की जनता को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें, नए टैक्स बिल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें टैक्स से जुड़े प्रावधानों की भाषा को सरल बनाया गया है, जिससे बढ़ती कानूनी विवादों और मुकदमों की संख्या कम होगी। न्यू इनकम टैक्स बिल को सिर्फ 622 पन्नों में समेटा गया है, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 880 पन्ने हैं। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के साथ ही इसका डिजिटलाइजेशन भी है, जिससे आम लोगों को राहत मिल पाए। मौजूदा इनकम टैक्स बिल में कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें कई बार वकीलों के लिए भी समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इनका अलग अलग मतलब निकाला जाता है और इससे कानूनी विवाद बढ़ते हैं। अब इसे आसान बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। न्यू इनकम टैक्स बिल कितना कारगर रहेगा, इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बीजेपी ने जब से केंद्र की सत्ता संभाली है, प्रधानमंत्री मोदी पुराने पेचीदा कानूनों को खत्म कर नए कानून ला रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 पेश किया। इस नए एक्ट का मकसद आम जनता के लिए इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को सरल और आसान बनाना है। ये बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वह हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नए बिल में कुल 536 धाराएं होंगी। पुराने इनकम टैक्स बिल में कठिन शब्दों का जाल था, गैर जरूरी प्रावधान थे, जिसके चलते टैक्स भरने और कलेक्शन करने वालों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए बिल में अनावश्यक शब्दों को हटाकर इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के भाषा को सरल बनाया है। To constitute a select committee of this House on the income tax bill 2025. He is looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain simple English. न्यू इनकम टैक्स बिल में अलग अलग सेक्शन के तहत इनकम पर टैक्स देनदारी, टैक्स छूट, कटौती, जुर्माना और रिफंड जैसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। किस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लाभ होगा, किसके तहत रिफंड और पेनल्टी के तौर पर कौन सा सेक्शन लागू होगा, इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। वहीं कैपिटल गेन पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, इनकम पर टैक्स छूट के लिए नया टैक्स स्लैब है। 622 पेज का ये बिल संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। बता दें, इनकम टैक्स कानूनों को सरल बनाने का ऐलान वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 के अपने बजट भाषण में किया था, लेकिन 13 फरवरी को न्यू इनकम टैक्स सदन में पेश होना इस बात का गवाह है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता आम लोग है। इस बिल का भी मुख्य उद्देश्य पुराने और अनावश्यक नियमों को हटाना और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। चांद त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सरथाना, अर्थशास्त्री, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि मामला इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, नए बिल की बात है, तो मैं सबसे पहला रिएक्शन
प्रदीप सर से ही चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। ये जो नया इनकम टैक्स बिल जिसकी बात सरकार कह रही है, मैं चाहूंगा प्रदीप सरदाना जी आप एक बार दर्शकों के सामने इस बारे में आसान शब्दों में जानकारी रखें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हालांकि हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, वर्ड्स कम हुए हैं, कानून में और कुछ सरलीकरण किया गया है, मुकदमे इससे कम हो जाएंगे, अदालतों पर बोझ कम हो जाएगा, ऐसी कई बातें हैं। लेकिन क्या इसे और आसान कर सकते हैं सर आप? किनसे पूछ रहे हैं आप ही से सवाल है सर। तो नाम गलत है, हम ले रहे हैं आप हमारा। मेरा नाम विजय सरदाना। विजय सरदाना जी, सॉरी सर, माफी चाहूंगा। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि जब से ये कानून बना है पिछले 70 साल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, लिटिगेशन बहुत बड़े हैं और काफी जगह पर जस्ट बिकॉज की जो लैंग्वेज है कानून की उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या कंफ्यूजिंग इंटरप्रिटेशन के कारण लिटिगेशंस बढ़ते जा रहे थे। तो जितने भी कानून हमारे आज देश में हैं, आज की परिस्थितियों के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नीड के हिसाब से सब आउटडेटेड हो चुके। तो जो इनकम टैक्स कानून लेके आई है भारत सरकार 2025, इसमें निश्चित रूप से दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो कंफ्यूजिंग टर्म्स थे उनको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें तो ज्यादातर जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भारत सरकार कंप्यूटराइज करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब जितने भी क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, उस पे राइडर, फिर उसके एग्जेम्पशंस के कारण आप कोई भी एक ढंग से सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते। तो पहले सरकार ने इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई किया। आपने देखा होगा इस बजट में भी 12 लाख तक का उन्होंने एग्जेम्पशन किया विद रिडक्शन ऑफ 75,000। तो ये सब चीजें की गई हैं सिंप्लीफिकेशन और ऑटोमेशन, क्योंकि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है भारत सरकार के लिए, और साथ ही साथ अरबों रुपए लिटिगेशन में फंस जाते हैं, जिसका फायदा ना तो इकोनॉमी को मिलता है ना एंटरप्रेन्योर को मिलता है, और वो मनी ब्लॉक हो जाता है कोर्ट केसेस में। तो ये जो बेसिक अगर आप कहें कि इस बार प्रयास किया है, सीधा सा हिसाब ये है कि हमें सिंप्लीफाई करना है। आप अगर असेसमेंट ईयर की बात करते हैं तो एक आम आदमी नहीं समझ पाता। आप प्रीवियस ईयर आपने लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर आप किसको मानेंगे? तो जो इंटरप्रिटेशन है उसके कारण जो एक आम आदमी को टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है, एमएसएमई को जो दिक्कतें आती हैं, फिर उसके लिए उनको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, उस पर उनको खर्चा करना पड़ता है और उसके बाद भी लिटिगेशन और डिमांड रेज कर दी जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है, और जैसे जैसे इन चीजों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे और चीजें सामने आएंगी। ईशान त्यागी जी, जब लोगों की मुश्किलें कम की जा रही हैं और टैक्स से जुड़े मामलों का सरलीकरण किया जा रहा है, विपक्ष वॉकआउट करने में क्यों लगा हुआ है? क्या विपक्ष को आम लोगों के पॉइंट से, आम लोगों के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बिल ला रही है, विपक्ष बस वॉकआउट करता रहे। नहीं, देखिए, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। जिस तरह से सरकार की जो कुनीति है उसका आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं ये सरलीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं, मैंने कुछ कहा नहीं। आप मतलब पैनल में बैठे हुए लोग या सरकारी लोग या सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लोग, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। विपक्ष वॉकआउट इसलिए कर रहा है क्योंकि आप जो ये नया एक्ट लेकर आए हैं, जो नया बिल लेकर आए हैं, एक्ट तो ये भी बना नहीं है खैर, जो आप ये नया बिल लेकर आए हैं अभी, ये पुरानी चीज ही है, बस पैकेजिंग इसकी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। जो इसमें जो हमारे पुराना इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961 का, उसमें जो प्रोविजंस हैं और एक्सप्लेनेशंस हैं वो हर एक्ट के बाद दी गई, हर जो सेक्शन है उसके बाद दी गई है, और वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्हीं को वापस आप उसके जो सेक्शन है उसमें वापस उसको ले जाते हैं और बोलते हैं आपने सेक्शन कम कर दिए। तो ये कहां से सरलीकरण हुआ? पहली बात तो केवल और केवल रीशफलिंग करी गई है सेक्शंस की। मैं अभी देखिए, ये पूरी एक रिपोर्ट है जो मैंने अभी कहीं से मंगवाई थी और पूरी पढ़ी। उसके बाद ये जो पूरी रिपोर्ट है ये नए और पुराने में कंपैरिजन बताती है, और इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष, चाहे आप
उठा लीजिए इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी, उठा लीजिए इनकम टैक्स फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उठा लीजिए इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, उठा लीजिए इनकम टैक्स फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, उठा लीजिए। तो सभी चीजों में सारी जो परिभाषाएं हैं उनको केवल और केवल मॉडिफाई करके और वही चीजों को इंप्लीमेंट करने का काम किया गया। और एक चीज नई ऐड करी है, हर सेक्शन में एक चीज नई ऐड करी है, जो डिजिटल एसेट है, जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, जिसको बिटकॉइन और कई तरह की क्रिप्टो करेंसी जो आजकल चल रही हैं, उस तरह के डिजिटल एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करने का काम यहाँ इस एक्ट में किया गया है। लेकिन ये बात भी तो समझने वाली है, ये सराहनीय काम है, क्योंकि आजकल डिजिटल एसेट्स हैं तो उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सरकार को। ये सराहनीय इसलिए है क्योंकि 2014 से पहले इस तरह के डिजिटल एसेट्स या तो नहीं हुआ करते थे या बड़े कॉमन नहीं थे। आजकल कॉमन है तो उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सरकार देखिए क्या कर रही है। अभी हमारे सरदाना साहब बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये बोला कि 12 लाख तक की एग्जेम्पशन दी गई। वो 12 लाख तक की एग्जेम्पशन नहीं है सर, इसी बात को हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो 12 लाख तक पर रिबेट दी गई है, वो रिबेट के फॉर्म में है। अगर 12 लाख से 1 रुपया भी आपके ऊपर सैलरी हुई, जहां 12 लाख से 12.5 लाख या 13 लाख आपकी सैलरी हुई, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। वो 12 लाख तक की एग्जेम्पशन नहीं है, वो 12 लाख तक की सैलरी वालों के लिए केवल और केवल रिबेट है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं इस पर सरकार चालाकी से शब्दों के जाल में लोगों को फंसा के, उनको सब शब्दों का जाल बुन के उनको फंसाने का केवल और केवल काम कर रही है। बस एक आखिरी 30 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड जल्दी से प्लीज। मैं इस पर रोहित सर का जवाब लूंगा, समीर चौगाकर और पवन जी के पास जाऊं। तो गरीबों के लिए बदलाव करते हैं आप। मनरेगा जो आज लॉस में है उसका बजट बढ़ाते। अगर आपको कुछ करना था तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया एक नया शगुफा आया था 2014 के बाद। वो शगुफा कहां गया आज की डेट में? वो शगुफा फेल हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो रीढ़ की हड्डी होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था का, वो 17% से 15% में फिसल गया और वादा किया था उसको 22 से 24% पर लेकर जाएंगे। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो ऐसा क्यों हुआ? एक ये सवाल भी आना चाहिए, ये सवाल भी पूछना चाहिए कि वो आज मेक इन इंडिया कहां चला गया, वो डिजिटल इंडिया कहां चला गया। तो ये सब चीजें, ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगा विजय सरदाना सर का। उसके बाद में समीर सर और पवन जी आपके पास आ रहा हूं। विजय सर, देखिए, जो बातें हमारे साथी कह रहे हैं, देखिए इस समय यहाँ मेक इन इंडिया की चर्चा नहीं हो रही, इस समय डिजिटल इंडिया की चर्चा नहीं हो रही। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के जो प्रावधान हैं उसको समझना। आपने सही कहा कि प्रोविजो थे, उसको उन्होंने उठा के मेन एक्ट में कर दिया। देखिए क्या होता है कानून के अंदर, जब आपके पास लिटिगेशन है, बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर हैं, आप उनको क्लैरिफाई करने के लिए जब भी आप नया एडिशन रिलीज करते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक होती है लॉ का, उसमें या तो आप कोर्ट का रेफर करते हैं या उस बेस पे अगर कोई सरकार नोटिफिकेशन इशू करती है तो एज ए प्रोविजन आ जाता है। ये सब चीजें जब पुराना कानून होता है, आप देखेंगे उनके नीचे इस तरह के क्लैरिफिकेटरी नोट या एक्सप्लेनेशन जुड़ते जाते हैं। ये एक प्रोसेस है। अब इतने सारे एक्सप्लेनेशन आपके पास इकट्ठे हो गए, विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। तो सरकार ने उन सबको इकट्ठा करके क्लैरिफाई किया है कानून में लिख के कि ये जो 25 चीजें हमने 25 लाइनों में लिखी थी, अब हमने इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। रिपीटेटिव जो इश्यूज आते हैं विच लीड्स टू कंफ्यूजन, उसको खत्म किया गया है। अब आप ये कहेंगे कि पुराना वाला था उसको हटा दो, वो हटाया नहीं जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी के कारण, परिस्थितियों के कारण उस पर कोर्ट ऑर्डर है, और कोर्ट ऑर्डर के बाद सरकार ने क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन इशू किया है जो प्रोविजो में आता है। इसीलिए आपका कानून नहीं, जो अगर आप कहो कि बिल्कुल उसको हटा दें, इनकम को तो इनकम ही कहोगे ना, लेकिन इनकम की डेफिनेशंस, इनकम के सोर्सेज में अमेंडमेंट होते रहेंगे। और जब आप नया अमेंडमेंट लाते हो तो उनको सिंप्लीफाई करके जनता के सामने वापस रखते हो कि जो 15 प्रोविजन थे उसका एक्चुअल मतलब ये है। तो मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन है, परेशान होने की बात। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि कान वही है, बस घुमा के पकड़ रहे हैं। अब जैसे कान आपके हैं, आपके पास 2 कान होने चाहिए, आप सीधा पकड़ो, घुमा के पकड़ो। अभी तक आप घुमा के पकड़ रहे थे, सरकार ने कहा सीधा पकड़ लेते हैं। फर्क इतना है। ईशान जी जल्दी से 10 सेकंड, बाकी दोनों में देखिए, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। जब से ये एक्ट आया है और मेरी कई प्रोफेशनल से विधेयक सर, अब ये एक्ट नहीं बना अभी, सॉरी माफ कीजिएगा, बिल आया है। बार बार ये इनकम टैक्स एक्ट बोले जा रहे हैं ना इसको। तो जब से ये विधेयक आया है तब से मेरी कई लोगों से बात हो चुकी है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से आता हूं। मैं पहले एक बिग 4 के साथ काम कर चुका हूं, तो मेरे कई तरह के इसमें मित्र हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं सारी बिग 4 कंपनियों में, क्योंकि बिग 4 सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मानी जाती हैं आप अकाउंटिंग के तौर पे।
तो जितने भी लोगों से बात हुई है उन्होंने बोला है कि वही कि कान आप घुमा के पकड़ लीजिए, सीधे पकड़ लीजिए, कैसे पकड़ लीजिए, कान पकड़ने का तरीका वही है। केवल और केवल एक तकलीफ जो उनको महसूस हो रही है कि जब वो पढ़ाई करते थे तो उनको उन एक्टों को किसी और नाम से याद करना पड़ता था, किसी और नंबर से याद करना पड़ता था उन सेक्शंस को, और आज की डेट में वो पढ़ाई बढ़ गई है। दोबारा से याद लेकिन समीर चौगाकर सर, इसके बाद में पवन जी आपके पास आ रहा हूं। एक ही बात है, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात रोहित सर माफ कीजिएगा विजय सर कह रहे हैं, मैं विजय सर, मैं एक सेकंड दीजिएगा, मैं आया आपके पास। पहले धाराएं 298 थी, अब धाराएं 536 हो गई हैं। अनुसूची जो थी पहले 14 थी, अब 16 हो गई हैं। अध्याय जो है वो 23 थे, अध्याय अभी भी 23 हैं। पन्ने 880 अब 622 हो गए हैं। नए कानून में फाइनेंशियल ईयर और एनुअल ईयर की जगह केवल कर वर्ष का इस्तेमाल होगा। तो जब आपने धाराएं बढ़ा दी तो कॉम्प्लिकेशन कम कैसे हो जाते हैं? समीर सर इसका जवाब, फिर मैं पवन जी और विजय जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छी बात इसी संदर्भ में कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान का आम आदमी टैक्स को लेकर एक डरा हुआ रहता है और सरकार इसकी दिशा में बड़ा कदम उठाएगी। देखिए, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं रोज एक ऐसे कानून को हटाऊंगा जो यूजलेस है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता, जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तित कर दिया है, उसी दृष्टिकोण में जो टैक्स के कारण जो टैक्स डर आम जनता में था और इतने ज्यादा क्लॉसेस थे कि पढ़ा लिखा आदमी भी वो समझ नहीं पाता था कि भाई टैक्स के दायरे में क्या थे। इसका फायदा या तो प्रोफेशनल लोग उठाते थे, कई मामले कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट के अंदर सालों साल उस मामले को लेकर बहस होती थी और कोई निष्पक्ष नहीं निकलता था। मुझे लगता है कि सरकार ने इसे कोशिश की है कि आम जनता की भाषा, जन के लिए आम भाषा में ऐसा सरलीकरण कर दिया जाए कि जिससे आदमी उसे पढ़कर समझ सके और सभी के लिए ये टैक्स का जो सिस्टम है वो आसान हो सके और वो खुद समझ सके कि मुझे किस टैक्स के दायरे में आता हूं, अगर मैंने कोई वायोलेशन किया है तो किस नॉर्म्स में वायोलेशन हुआ है और उसके लिए मुझे क्या जुर्माना पड़ेगा। तो सरकार की तो कोशिश है कि जितना सहज किया जाए, जितना आसान किया जाए, जितना सरल किया जाए देश के कानून को, जितने टैक्स सिस्टम को, सरकार दिशा में अग्रसर है। और मुझे लगता है जीएसटी में इसी दिशा में लाया गया एक कदम था कि जो टैक्स के पहले जिस तरीके से टैक्स का जंजाल था, टैक्स के बारे में कहा जाता रहा, तो जीएसटी भी उसी दिशा में लाया गया एक कदम था। तो सरकार रिफॉर्म क्यों लगातार 2014 के बाद से बढ़ती रही है और उसी दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में और समझने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, कंप्यूटर जब हमारे देश में आया था तो कंप्यूटर का भी विरोध हुआ था, ये बात भी उतना ही फैक्ट है। लेकिन मैं ये जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है विजय जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। मैं नंबर्स के हिसाब से बात करता हूं। धारा अभी के कानून में 298 है और जो नया विधेयक लाया गया उसमें 536 है। कॉम्प्लिकेशंस इससे कम होंगी या बढ़ेंगी? समीर चौगाकर जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि विजय जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से। जी सर। कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी क्योंकि पहले आपके पैराग्राफ बहुत लंबे थे, उसमें इफ, बट, देन, दिस करके आप उसमें कंडीशंस पे कंडीशंस लगा के एक्सप्लेन करते थे। इसीलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए थी उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए। यही हाल हमारे कानूनों का था, चाहे वो लीगल कॉर हो, बाकी कानून हो या टैक्सेशन हो। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आप बड़े सेंटेंस को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको आइसोलेटेड वे में अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है जी। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी। और जहां तक बात है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता की कि भाई देखो प्रोफेशनल्स को दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो भाई अगर दुनिया बदल रही है और कानून बदल रहे हैं और आप आगे पढ़ना नहीं चाहते तो फिर काहे के प्रोफेशनल्स हैं? तो मेरा ये कहना है कि देखिए प्रोफेशनल्स को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। विवेक जी, एक बार आपने डिग्री ले ली, मैं जवाब लेने के लिए आया। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। विजय जी आ रहा हूं। पवन जी एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। पवन जी काफी देर से वेट कर, एक रिएक्शन ले लो फिर मैं आ रहा हूं। ईशान जी एक सेकंड रुक जाइए, आप जवाब दे दीजिएगा, डिबेट लंबी चलेगी, आप जवाब दे लीजिएगा। पहले पवन जी काफी देर से वेट करें, मैं रिएक्शन ले लूं उनका नए टैक्स विधेयक को लेकर क्या कहते हैं। पवन शर्मा जी प्लीज। थैंक यू। देखिए विवेक जी, मैं कोई सीए नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का पीएचडी का छात्र हूं। मैं बड़ी आसान सी बात में बात करता हूं। मुझे लगता है आपके सारे दर्शक टेक्निकल नहीं होंगे। आपके दर्शक ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि भाई हमारी जिम में क्या फायदा हुआ, हमारा सरकार के किसी काम से हमारा फायदा कितना हो रहा है। देखिए आज सीएमआई का डाटा कहता है, सीएमआई का डेटा में लगभग 43 करोड़ लोग हैं जो कि मध्यम वर्ग में आते हैं।
और 43 करोड़ लोगों में से और बाकी सारे लोगों को ऐड कर दिया जाए, हमारे देश के अंदर लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जीरो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मात्र 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स भरते हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और आज जो केंद्र सरकार का जो एक्ट लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं, इस बिल के माध्यम से देश के लोगों को फायदा क्या होगा, बड़ा सिंपल सा समझने की बात है। देखिए कितने सेक्शन ऐड हुए, घटाए, जोड़े, ये सारे सीए के काम है, सीए समझेंगे। लेकिन देश के 41 करोड़ लोग ये समझना चाहते हैं सरकार ने हमारी थाली में क्या दिया, हमारे खाते में क्या दिया, हमारी बचत में क्या दिया, इसमें लोग सुनना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि देखिए ये कोई टैक्स का सिर्फ एक रिबेट है, रिबेट के माध्यम से क्या सरकार कितने लोगों को क्या फायदा देना चाहती है। भाई अगर 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम हुई तो आपको जो पहले टैक्स जो स्लैब के हिसाब से लगता था कि 12 लाख की छूट होती थी, उससे ऊपर आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता था, तो क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जितना पैसा कमाएंगे सारे के सारे टैक्स पे 12 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके देखिए कोई ये रिबेट नहीं है, रिबेट का मतलब ऐसा होता है कि आपकी कृषि से कोई आय हुई, उस पर पहले टैक्स नहीं लगता था, तो उसमें नहीं आएगा। अगर आपने कोई शेयर बेचे, आपने कोई इक्विटी अपनी निकाली, आपने कोई मकान बेचा, उस पे भी सारा आपको अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इस 12 लाख में नहीं आएगा। तमाम सारी बातें हैं, ये कोई बड़ा आसान नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है जिसको कि सबको समझने की, जानने की जरूरत है। ये कहते हैं कि भाई कान यहाँ से पकड़ लिया, वहां से पकड़ लिया, वो दूर की बात है, सरकारों का काम है, राजनीति काम है। लेकिन देश को जानना चाहते हैं, मध्यम वर्ग जानना चाहता है कि हमारे लिए सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने हमारी आय कैसी बढ़ाई। केंद्र सरकार कई सारे लोग कहते थे, विवेक जी कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, टैक्स का जो आपको 12 लाख का स्लैब करने से आपकी इकोनॉमी घूमेगी, इकोनॉमी का फ्लो घूमेगा। कैसे घूमेगा? आज भी कंजम्पशन हमारा कैसे बढ़ेगा? भाई अगर आपके 3 करोड़ लोगों को फायदा होता, अच्छी बात है, होना चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन 3 करोड़ के अलावा बाकी लोग का क्या होगा? भाई 140 करोड़ में से जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है पवन जी आपने भाई सीधा से पूछा कि भाई आम लोगों का क्या फायदा होगा। 12 लाख का एक टैक्स स्लैब दिख तो रहा है जिसमें वो जो डायरेक्ट फायदा नजर आ रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या फायदा होगा, इस पर विजय जी जवाब देंगे। लेकिन ईशान त्यागी कुछ कहना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है दोनों सवालों का एक साथ विजय जी और समीर जी जवाब देंगे। ईशान त्यागी प्लीज। देखिए 3 पहलू पे बोलूंगा। सबसे पहली बात तो विवेक जी ये बोला गया कि प्रोफेशनल्स को दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैंने इस संदर्भ में बोला है कि प्रोफेशनल्स ने बोला है कि पढ़ाई वही है, हमारी करिकुलम वही है, लेकिन सिर्फ चैप्टर बदल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वही बात कि पुराना माल नई पैकेजिंग, कि भाई माल तो वही है, इंटरप्रिटेशन वही है अभी भी उसी की। ठीक है, उसकी इंग्लिश चेंज कर दी गई है, उसको इंग्लिश के एक प्रोफेसर अगर कोई रखेंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन इंग्लिश चेंज करने के बावजूद भी आप ये देखिए, अगर आप ये बोलते हैं कि प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेडिकेटेड बिजनेस जो छोटे, मैं तो कह रहा हूं बड़े जो उद्योग हैं वो तो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं कि आप चार्टेड अकाउंटेंट रख लीजिए, एक टीम रख लीजिए पूरी अकाउंटेंट्स की। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमईज हैं, क्या वो एक चार्टेड अकाउंटेंट की जो फीस होती है, एक प्रोफेशनल की फीस होती है, क्या वो अफोर्ड अभी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? उनको चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत आज भी पड़ेगी। पहली बात तो ये। अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहते थे तो आप सबसे पहले शुरुआत करते जीएसटी सिंप्लीफिकेशन से। जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है उसको सही तरह से अगर लागू किया होता तो आज देश के एमएसएमई खत्म नहीं हो रहे होते। 60 लाख से ऊपर एमएसएमई आज देश में खत्म हो चुके हैं पिछले 6 सालों के अंदर अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम टैक्स की, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, सरकार का जो एक मेन फोकस है इस सरकार का, वो केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम पर है। ओल्ड टैक्स रिजीम को वो बिल्कुल और बिल्कुल बंद करना चाहते हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं लोगों की कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं। ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे ये थे कि आप जैसे एलआईसी जैसी जो पॉलिसीज होती थी, टर्म इंश्योरेंसेस होते थे, आपके जो घर पे इंटरेस्ट होता था, उन सब चीजों पे आपको एक एग्जेम्पशन मिलती थी, यानी कि आप सेविंग्स करते थे उस समय। आज की डेट में सरकार क्या चाह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा खपत करें, लेकिन एक ये भी वास्तविकता है देश की कि जो हाउस होल्ड सेविंग है वो आज देश में घट रही है। जब हाउस होल्ड सेविंग नहीं होगी तो लोगों के पास पैसे खर्च करने को नहीं होंगे, पैसे खर्च करने को नहीं होंगे तो जीवन कैसे बेहतर हो सकता है, मुझे ये जवाब मिल जाए। और जब पैसे खर्च करने को नहीं होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश की जीडीपी में इजाफा होगा या देश की जीडीपी बढ़ेगी? और ये ट्रेंड दिखता जा रहा है, ये ट्रेंड अब आप देख रहे हैं कि जीडीपी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है वो को डिस्करेज किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम पर चोट करके सेविंग्स को डिस्करेज किया गया है, ये सवाल है। और एक और सवाल विजय जी कि आम लोगों को नए टैक्स
बिल का क्या फायदा होगा जब अगर वो कानून में बदलता है तो? हालांकि अभी इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। विजय सर, फिर मैं समीर सर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि 3 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं फॉर व्हाट एवर रीजंस। लेकिन आज भी जो लोग टैक्स देते हैं वो भी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। आपका जो पैसा है, चाहे कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, असेसमेंट के कारण, लिटिगेशन के कारण, डिस्प्यूट के कारण, ये बहुत सारा जो पैसा है जो रोटेशन में ना आके डिस्प्यूट में फंसता है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो टाइम है वो इन चीजों में जाता है। तो अगर आप सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्प्यूट्स कम होते हैं, तो निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। जब आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो वो आपका जो पैसा है वो वेलफेयर स्कीम में ही लगता है, तो वो आम आदमी के लिए लगता है। आज भी अगर आप कोर्ट्स में उठा के देख लें, एनसीएलटी के केसेस देख लें, अरबों रुपए आज भी लिटिगेशन में फंसे हुए। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करके रोटेशन में ले आए, चाहे वो बैंक में पड़े हो, कोर्ट्स में पड़े हो, या कहीं पे सीजर हुआ हो, ईडी के पास हो, सीबीआई के पास हो, आप सारा पैसा निकाल लीजिए। कभी इसका असेसमेंट करे अपोजिशन। मेरा निवेदन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, आप इस बात का असेसमेंट करिए कि हिंदुस्तान के लिटिगेशंस के अंदर देश का कितना पैसा फंसा हुआ है और देश को कितना नुकसान हो रहा है, और उस पर सरकार से सवाल करिए। तब समझ में आएगा कि क्या जो हम टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये जो पैसा फंसा हुआ है इसमें से कितना पैसा रिलीज होगा ये नया कानून आने से। सवाल ये पूछने चाहिए पार्लियामेंट में कि अगर 10 लाख करोड़ फंसा हुआ है तो क्या 5 लाख निकल जाएगा, 8 लाख निकल जाएगा, सिर्फ माइनर रहेगा? तब तो देखिए रिफॉर्म का फायदा है। अगर हम सिर्फ लैंग्वेज और पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो बात सही नहीं है। तो जो जिसका डिलीवरेबल है कानून का, मुझे लगता है ऑपोजिशन को उस पर फोकस करना चाहिए। और जहां तक बात है, जब सिंप्लीफिकेशन होगा तो वही छोटा व्यापारी, वही एमएसएमई वाला अपने काम धंधे पे ज्यादा टाइम देगा, प्रोफेशनल की हेल्प लेगा और लेनी भी चाहिए। पवन जी, एफर्ट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी, ये बात भी हमें एक और सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, पवन शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। जो बात ईशान त्यागी भी कह रहे हैं कि भाई पुराने टैक्स रिजीम में सेविंग्स को एक हैबिट बनाने की कोशिश थी कि कोई भी घर, कोई भी मिडिल फैमिली, कोई भी मिडिल क्लास वर्ग का फैमिली एक सेविंग को एक हैबिट बनाए, चाहे 80C के जरिए बनाए, 80D के जरिए बनाए, 80CC के जरिए बनाए, LIC और म्यूचुअल फंड्स, ऐसे बहुत सारी स्कीम से। अब वो पैसा क्या किया आपने, लोगों के हाथ में डायरेक्ट रख दिया एग्जेम्पशंस के जरिए। देखिए, इसमें दो चीजें हो रही। जी प्लीज। हाँ, थैंक यू। जो चीज आप अभी तक एफडी के रूप में या फिक्स्ड इनकम के रूप में एफडी या बैंकों में सर्टिफिकेट्स लेके कमाना चाहते थे, निश्चित रूप से वो डिस्करेज हुआ है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। एक तो ये बात है, वो पैसा लोगों ने माइग्रेट करके म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया है, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है। तो ये जो शिफ्ट आया है, लोग इसलिए सेविंग कम कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल टूल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ रिटर्न कम है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। और वहां पे अगर आप देखें, भारत में आज भी इतनी क्राइसिस होने के बाद भी एसआईपी का फंड जारी है। और वो जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आम आदमी ने लिए हैं, चाहे वो 500 रुपए महीना उसमें डालता हो, वो उसकी सेविंग है और उसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कंपेरेटिव टू एफडी। तो ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ सेविंग कम हो रहा है। और जहां तक बात है, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी का। और जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं, और भारत सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक लोगों के पास नहीं होगी, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फास्ट नहीं होगा, तब तक लोगों का जो अल्टरनेट सिस्टम्स है उन पर भरोसा नहीं बढ़ेगा। इसीलिए लोग आज भी ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एफडीज हैं, किसान विकास पत्र है, MIS स्कीम्स है, उनमें इसलिए डालते हैं कि वो सिंप्लीफाइड है। लेकिन वहां पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इसलिए लोगों की नाराजगी भी है। तो ये जो चीजें हैं, ये एक चेंजिंग सोसाइटी का एस्पेक्ट है, और इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जिस पे अभी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पवन शर्मा जी। देखिए, मैं विजय जी की कई बातों से सहमत हूं। अब देश के लोग देखिए बड़ा ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। अब देश के लोगों का सिस्टम में भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर वैट कम किया था, 12.5% से 5% किया था। उस समय के बाद
दिल्ली के अंदर टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया था। मतलब इसका सीधा सीधा असर ये है कि देश के लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बजाय सिस्टम उनके ऊपर थोपा ना जाए, सिस्टम उनसे एक्सटॉर्शन ना करे। मैं जानना चाहता हूं कि आईपीसी को बीएनसी किया गया, इन्होंने कहा था कि देश के अंदर अपराध कम हो जाए, अपराध कम हुए? बिल्कुल ही कम नहीं हुए। इन्होंने कहा था कि जीएसटी को इतना आसान कर देंगे ताकि व्यापारियों को अब बड़ी आसानी हो जाएगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। मैं आज जानना चाहता हूं, कई साल हो गए जीएसटी को आए हुए, क्या व्यापारी को समझ में जीएसटी आज पूरी तरह से आया है? आज भी उलझे हुए हैं। एक्सटॉर्शन का धंधा बहुत सारी जगह बढ़ गया, ऊपर नहीं बनता, लेकिन नीचे लेवल पे एक्सटॉर्शन का धंधा बन गया, उनको धमकाया जाता है। तो मेरा सिर्फ मानना यह है विवेक जी, सारी संस्थाओं को, सारे नियम कानून को इतना आसान होना चाहिए, आसान के साथ साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन इतना इजी होना चाहिए कि एक्सटॉर्शन का केंद्र ना बने, किसी लोगों का एक्सटॉर्शन ना हो। देखिए सिंपल सी बात है, मैं देश के तमाम सारे लोग जानना चाहते हैं कि सारे काम करने से, सरकार के सारे कामों से हमको फायदा कितना होगा, हमारी इकोनॉमी कैसे रन करेगी, इकोनॉमी बड़ी कैसे होगी, कंजप्शन कैसे बढ़ेगा, हमारी जेब में पैसा कैसे आएगा, नौकरी कैसे बढ़ेगी, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। आज देश के अंदर महंगाई दर बढ़ती जा रही है, महंगाई दर आसमान छू रही है, लेकिन हमारे आज देश के अंदर आय नहीं बढ़ रही है। आय बढ़ती है 3%, महंगाई दर बढ़ जाती है 15% तक। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हमारी इकोनॉमी को हमको बड़ा करना है तो कम से कम हमारे जो एमएसएमई, जो लघु उद्योग हैं, मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना होगा। लेकिन उसके इतर क्या होता है, हमारे देश के अंदर रिपोर्ट बताती है कि लघु उद्योग बंद होते जा रहे हैं, जिससे रोजगार का संकट आ रहा है, जिसके वजह से इकोनॉमी, भाई अगर आपकी जेब में पैसा होगा ही नहीं, देखिए डिमांड सप्लाई पे इकोनॉमी हमारी काम करती है, अगर आपकी जेब में पैसा होगा नहीं तो आप खर्च करेंगे नहीं, आपका पैसा मार्केट में आएगा नहीं, इकोनॉमी आगे मूव करेगी नहीं। तो ये सरकार करना क्या चाहती है? मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा शांत होकर बैठ के सोच के समझने की जरूरत है। देश के अंदर रोजगार बढ़ाइए, देश के अंदर लोगों की आय बढ़ाइए, और सारे कानून है, मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर कानून कोई सिंप्लीफाई होता है तो मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में किसी का एक्सटॉर्शन का धंधा नहीं बढ़ना चाहिए। भाई मुझे आज भी याद है, आपको भी याद होगा, अभी उस समय करते हुए खबर, दिल्ली सरकार ने जब वैट को कम किया था तो तमाम सारे दिल्ली के व्यापारियों ने स्वागत किया था, और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई थी और टैक्स बढ़ गया था। इसका सीधा सीधा मामला यह है कि देश के लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बशर्ते सरकार उनका सपोर्ट करे। आज देश के अंदर बताइए, एजुकेशन पे जीएसटी लगा रखा है, आज हेल्थ केयर पॉलिसी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी जैसा कॉम्प्लिकेटेड नया टैक्स विधेयक भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। समीर चौगावरकर जी से इसका रिएक्शन लेंगे। जी समीर सर, 5 सेकंड पूरा करता हूं। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज देश के अंदर जो जीएसटी है, जीएसटी आपके हेल्थ केयर पॉलिसी में लगा हुआ है, आपकी एजुकेशन, सारी मतलब ओवरऑल कह रहे हैं जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हर चीज में जीएसटी अप्लाई होता है, ये कह रहे हैं जी। समीर सर इसका जवाब देंगे प्लीज। देखिए विजय सरदारा जी ने बहुत अच्छे से काफी चीजों को बता दिया, मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जो विजय सर ने बता दी है उसमें से। देखिए सरकार की कोशिश क्या है, सरकार की कोशिश बेसिकली मुझे लगता है ये जो इनकम टैक्स का जो नया बिल लेकर आई है सरकार ये करना चाहती है कि जो जिस तरीके से लिटिगेशन मामले फंस जाते हैं, पैसा फंस जाता है, लाखों करोड़ रुपया कोर्ट केस के अंदर फंसा रहता है, सरकार चाहती है कि ये मामला निपटे और पैसा ये मार्केट में आए। तो जितना पैसा मार्केट में आएगा सरकार के लिए उतना आसान रहेगा। तो सरकार की कोशिश ये है कि भाई भविष्य में कोई ऐसी, जो अभी तक 1961 का जो इनकम टैक्स बिल था, उसके 6 दशक पुराना वो बिल था, उसमें बहुत सी चीजें बदलनी थी, सरकार ने उसे बदलने की कोशिश की, और सरकार ये करना चाहती है कि भाई अदालती मामले कम हो, लोगों को उसको लेकर डर कम हो, लोगों को लेकर उसको जानकारी ज्यादा हो, अवेयरनेस ज्यादा पड़े, और पैसा मार्केट के अंदर ज्यादा है बल्कि कोर्ट या किसी और मामले में फंसने से। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में एक और कोशिश करनी चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी इस संदर्भ में व्यापक स्तर पर शुरू करना चाहिए। अभी भी लोगों को इस मामले में लेकर बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं है कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। लोग वो पुराने ही जो सिस्टम चले आ रहे हैं उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार ने ये जो चेंज किया है ये एक अच्छी शुरुआत है। इसके साथ लोगों के अंदर जागरूकता भी लेकर आना चाहिए, और ये टैक्स कैसा काम करेगा, लोगों को कैसे सहूलियत होगी, मुझे लगता है इसके लिए एक सेशन भी सरकार को तमाम तरह की जगह पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे आम जनता भी इसको समझ सके बेहतर तरीके से। और सरकार जो चाहती है, सरकार की जो मंशा है इसको लाने के पीछे, देश का हर आदमी टैक्स भागीदारी में हिस्सा ले, ईमानदारी से टैक्स भरे, और जो मामले कोर्ट में अभी तक फंसे वो निपटे, और भविष्य में इस तरह की स्थिति ना आए कि न सरकार के पास पैसा आए, न जनता के पास आए, न इकोनॉमी वो पैसा आ पाए। सरकार इसी करना चाहती है। तमाम अदालती मामलों को कम करने की सरकार की एक कोशिश है, और मुझे लग रहा है इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए।
आप कह रहे हैं सरकार की मंशा साफ है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जीएसटी जिस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कहीं ये नया बिल भी वैसे ही उसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, क्योंकि धाराएं तो बेशक इसमें बढ़ाई गई हैं। नहीं, धाराएं बढ़ाई नहीं गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सरलीकरण बहुत ज्यादा सरकार ने इसका किया है। अभी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, उसके बाद इसमें विस्तृत में मैं बता सकता हूं, लेकिन जहां तक मोटा मोटी जो देखा है, मुझे लगता है सरलीकरण इसका जरूर हुआ है। और जहां तक जी। जीएसटी की बात है, तो देखिए जीएसटी जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे उस समय जब आया था, तो अरुण जेटली जी ने इस संदर्भ में जिक्र करा था कि जब जीएसटी बिल आएगा तो पहले जरूर व्यापारियों को लगेगा कि ये बहुत आसान नहीं, लेकिन बाद में स्थितियां सुधरेंगी। और मुझे लग रहा है जीएसटी का कलेक्शन बताता है कि जनता का इसको समर्थन मिल रहा है, और उसके बाद अगर व्यापारी वर्ग का समर्थन सरकार को मिल रहा है, चुनाव में वोट मिल रहा है, इसका मतलब जीएसटी का एक्सेप्टेंस जनता के व्यापारी के बीच हुआ है। जी, हालांकि ठीक है। मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटे व्यापारी को शिकायत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक वर्ग इसकी शिकायत जरूर करता है, लेकिन व्यापक स्तर पर अगर देखें तो जीएसटी को व्यापारी वर्ग ने मुझे लगता है स्वीकार किया है। जी, ईशान त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। ईशान त्यागी जी। विवेक जी, सिर्फ जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाना एक मापदंड नहीं हो सकता कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जीएसटी की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। जी। एक पैमाना यह भी है कि 60 लाख से ज्यादा एमएसएमईज इस देश में बंद हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की मार से। देखिए, मैं आपको मोटा मोटा, आप चलिए मेरी बात पे विश्वास करिए ना करिए, अरविंद सुब्रमण्यम जी की बात पे तो विश्वास करेंगे। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बताया कि कुछ की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को एड्रेस करनी चाहिए, और उन्होंने 4 चीजें बताई। उन्होंने बताई, पहली तो है सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था है वो एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है, यानी